हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू dreamlaw.in। और आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ डिड द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर इंडिया। आपको भी कई बार लगता होगा कि मसाले बेचने वाली कंपनी गवर्नमेंट कैसे बन गई। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इट ऑल बिगेन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर क्वींस चार्टर ऑन 31 दिसंबर 1600। साल के लास्ट डे पे रॉयल एसेट मिला और दे गॉट द मोनोपोली टू डील विद द ईस्ट। Through the Charter of 1601, they got the power to make reasonable laws for the company's functioning in line with the existing English law. So, the company first came to India in the year 1608 in सूरत। 1608 में कंपनी आई पहली बार सूरत में। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन लोगों ने इंडिया में आने में 8 साल क्यों लगा दिया। एसेंट मिला 1600 में, आए इंडिया में 1608 में, तो ये लोग 8 साल में आखिर ज़िंदगी में अपने कर क्या रहे थे। तो एक्चुअली द ब्रिटिश वेर मोर इंटरेस्टेड इनटू द स्पाइसेस। मसाले में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था और उनकी एक फैक्ट्री थी जावा में और एक फैक्ट्री थी उनकी मलाकू आइलैंड्स में। मलाकू आइलैंड्स को ही स्पाइस आइलैंड्स कहते हैं क्योंकि एक टाइम पे पेपर, नटमेग, सिनेमन ये सारे मसाले के लिए वो एक्सक्लूसिव जगह थी, वहीं से हर जगह पे एक्सपोर्ट हुआ करता था। बट उस टाइम वहाँ पे एक और कंपनी हुआ करती थी जो कहते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बहुत बड़ी कंपनी थी वो, और ब्रिटिश को मालूम था कि वो लोग उनसे कम्पीट नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना फोकस घुमाया स्पाइसेस से और घूम के आगे वो लोग इंडियन टेक्सटाइल्स पे। सो द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन मसूलीपट्टनम इन द ईयर 1611 एंड द सेकंड फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1612 विद द रॉयल फरमान ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के रॉयल फरमान के थ्रू उन्होंने सूरत में जो है अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली 1612 में। अब यहाँ से ये लोग ग्रो कैसे किए, तो एक्चुअली देखिए बात यह है कि बॉम्बे एक टाइम पे पोर्टुगीज़ के अंडर पे था। तो व्हेन प्रिंस चार्ल्स टू मैरिड द कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, पोर्टुगीज़ गेव बॉम्बे एज अ डाउरी टू द ब्रिटिश। और पहले वो ब्रिटिश के अंडर आया और फिर वहाँ से वो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया फॉर गवर्नेंस। अब हम लोग आते हैं दूसरी टेरिटरी। तो इन द ईयर 1639 फ्रांसिस डे ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड परमिशन टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन मद्रास पट्टनम फ्रॉम द विजयनगर एम्परर। विजयनगर के राजा से उन्होंने परमिशन ले ली 1639 में कि वो लोग एक फैक्ट्री लगाएंगे मद्रास पट्टनम में। यही फैक्ट्री आगे चल के बाद में बनती है फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब आते हैं हम लोग तीसरी जगह पे। 1686 में जॉब चार्नॉक first came to the village of Sudnauti as a representative of the British East India Company to establish a factory। और 1698 तक में जो जागीरदारी राइट्स थे बंगाल के वो उन्हें ट्रांसफ़र हो चुके थे। तो विद टाइम इन तीनों मेजर प्रेसिडेंसीज में उनकी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो चुकी थी। अब विद टाइम these factories of the company got converted into castles and forts in Bombay, Madras as well as Calcutta। The Britishers were in constant conflict with the French as well as the Dutch। तो यह फोर्टिफिकेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी था। और जो प्रिंस चार्ल्स टू थे, he granted the company the power to acquire territory, mint money, wage war and peace etc। तो as the Britishers gained control in the three presidencies slowly, the Charter of 1726 came। अब Charter of 1726 ने क्या किया? The charter allowed a sort of subordinated legislation power to the governor of the presidency। और उस चार्टर के थ्रू मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ जो कि एक सॉर्ट ऑफ सिविल कोर्ट था, और जो गवर्नर था वो खुद एक क्रिमिनल कोर्ट का पावर एंजॉय करता था। तो चलिए अब एक बड़े इवेंट पे आते हैं। नाउ लेट्स कम टू अ बिगर इवेंट। सो एज आई सेड अर्लियर कि कैलकाटा में जो फैक्ट्री थी वो फोर्टिफाई होकर बन चुकी थी फोर्ट विलियम्स। अब कैलकाटा के जो उस समय बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, he wasn't happy with this development। According to Sirajuddaulah, this fortification wasn't permitted by the Mughal ruler Alamgir। जब ये हुआ तो the Nawab attacked the fort, captured it and took many English officials as prisoners। और उनको कन्फाइन कर दिया एक बहुत ही छोटे कमरे में जिसमें कि मैक्सिमम जितने भी उनके प्रिजनर्स थे वो सफोकेशन और हीट से मर गए। इसको कहते हैं द ब्लैक होल मैसेकर ऑफ कैलकाटा। नंबर आई एम नॉट स्टेटिंग कि कितने लोग थे कितने लोग मरे, क्योंकि ये एक थोड़ा सा डिस्प्यूटेड फैक्ट है। तो चलिए, जब ये हुआ तो ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू टेक द फोर्ट बैक। अल्टीमेटली बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड इन विच द स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ नवाब विच हैड ऑलमोस्ट 50,000 सोल्जर्स लॉस्ट टू द स्मॉल आर्मी ऑफ द ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला के जो एक आर्मी चीफ थे मीर जाफ़र, ही बिट्रेड हिम। और जो है मीर जाफ़र को
सिराजुद्दौला को हराने के लिए उसका जो रोल था, उसके लिए ब्रिटिशर्स ने उसे बना दिया नवाब ऑफ बंगाल। अब जो है बैटल ऑफ प्लासी के बाद आपका आता है बैटल ऑफ चिनसुरा। तो अब चिनसुरा में क्या हुआ कि मीर जाफ़र जो थे, जिन्हें अभी अभी जो है कुछ टाइम पहले जो है ब्रिटिश ने ही जो है नवाब ऑफ बंगाल बनाया था, उसको अब चैन नहीं आ रहा था। फ्रेंच ऑलरेडी लॉस्ट द टेरिटरी टू द ब्रिटिश। जो भी वहाँ पे फ्रेंच थे जो कि बिजनेस कर रहे थे, या जो भी वो लोग अपनी मिलिट्री लेके आए थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें मार के भगा दिया था। तो मीर जाफ़र इन्वाइटेड द डच टू डिफीट द ब्रिटिश, मगर दांव उल्टा पड़ गया। डच आए और हार गए, और ब्रिटिश ने फिर मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। आप देख सकते हैं कि उन्होंने इतने एज अ कंपनी उन्होंने अब तक 2 बार अपने पपेट गवर्नमेंट्स बैठाए हुए थे। तो अब इसके बाद जल्दी से आते हैं बैटल ऑफ बक्सर पे। बैटल ऑफ बक्सर में क्या था कि मीर कासिम जो कि मीर जाफ़र को हटा के बैठे थे, अब उन्हें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो मीर कासिम अलॉन्ग विथ मुगल एम्परर शाह आलम II एंड शुजाउद्दौला फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय हेक्टर मुनरो, और गंदे से धो दिए गए। यह बैटल जो हुआ था वो हुआ था इन अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बक्सर इन बिहार। आफ्टर दे लॉस्ट दे साइंड व्हाट इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर शाह आलम के कंट्रोल में इलाहाबाद दे दिया गया इन एक्सचेंज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट दीवानी राइट्स, दैट इज द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। इस राइट के बदले द ब्रिटिश यूज टू गिव हिम 26 लाख रुपीज एवरी ईयर। मीर कासिम सीन से गायब हो गए और शुजाउद्दौला को बनाया गया नवाब ऑफ अवध इन एक्सचेंज ऑफ 53 लाख रुपीज एज वॉर इंडेमनिटी, कि तुमने बहुत खर्चा करवा दिया है, अब 53 लाख रुपए दो। दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरकी सिस्टम वेयर द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ बंगाल वेंट अंडर द ब्रिटिश, और नाम मात्र का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था दैट वाज रिटेन्ड बाय द इंडियन रूलर्स, बट इन इफेक्ट ब्रिटिशर्स नाउ वेयर कंट्रोलिंग बंगाल। इसके बाद आपका आता है रेगुलेटिंग एक्ट अंडर विच द रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज इंक्रीज्ड। इसके अंडर इंडियन टेरिटरी के लिए एक गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ हु कंट्रोल्ड बंगाल, हु वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल के 4 काउंसिलर्स थे हु नाउ कंट्रोल बॉम्बे एंड मद्रास। इसके अंडर इस्टेब्लिश होता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट फोर्ट विलियम्स विथ सर एलिजा MP या एलिजा MP जैसे भी प्रोनाउंस करते हो एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। एक फैक्ट्री सुप्रीम कोर्ट बन चुकी थी। लास्ट स्टेप जो इस पूरे खेल में आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो विलियम पिट्स वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK and he felt that the regulating act had some discrepancies. Under the Pitt's India Act, the administration of company was divided into 2 parts, political and commercial. एक court of directors established हुआ that started handling the commercial management of the company, and the board of control managed the political affairs. अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिपोर्ट करती थी डायरेक्ट पार्लियामेंट को ब्रिटिश, और उनको आंसरेबल थी, कॉजिंग द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इनडायरेक्टली टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया। और इसी के साथ एक गोल मिर्च बेचने वाली कंपनी की वजह से ब्रिटिशर्स गेन द कंट्रोल ओवर इंडिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।